बिहार विधानसभा चुनावों पर राज्यसभा टेलीविजन की विशेष प्रस्तुति और देश देशांतर के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आज हम बिहार चुनावों के मद्देनज़र उस बात की, उस पहलू की चर्चा करेंगे जिसकी बात शुरू में बहुत हुई थी, यानी बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर है या नहीं है, अगर है तो कितना है। ये सफ़र जो पिछले 10 साल का खास करके रहा है, जिसे एक विकास यात्रा के रूप में जाना जाता है, ये वाकई बिहार में ज़मीनी सतह पर उतरा है और क्या इन चुनावों में विकास कोई मुद्दा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ख़ास पैनल है। हमारे साथ हैं शहबाल गुप्ता साहब, आप मेंबर सेक्रेटरी हैं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के और बहुत ही बिहार के जाने माने नाम। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और पायनियर अखबार के ब्यूरो चीफ फैज़ान अहमद। हमारे साथ हैं पुष्पराज, आप स्वतंत्र लेखक और पत्रकार हैं और साथ ही द हिंदू अखबार के सहायक संपादक अमरनाथ तिवारी। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। शहबाल जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। कहा यह गया कि साहब 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए, 15 साल तक बिहार में कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ और उनके विरोधियों ने उसे जंगल राज की संज्ञा दी। वो जंगल राज कहने वालों में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। पिछले 10 वर्षों से नीतीश कुमार साहब सत्ता में हैं और कुछ थोड़े से वक्त को छोड़ करके वो ज़्यादातर समय राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाँ, एक फ़र्क ये ज़रूर आया है कि पहले उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी थी और अब लालू प्रसाद यादव हैं। तो ये जो बिहार में पिछले 25 साल के राजनीतिक बदलाव की कहानी है, उसमें विकास कहाँ खड़ा है? देखिए, पहली बात तो ये समझना होगा कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में 90 से 94 तक जी लालू प्रसाद जी और नीतीश जी साथ थे, मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किए थे। तो यहाँ पर जो मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन या जो डेमोक्रेटाइजेशन बिहार में हुआ, ये दोनों के इनिशिएटिव पर हुआ था। मगर जो न्यू कैरेक्टर, न्यू जो सोशल फोर्स गवर्नेंस में आया, वो बिहार के जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उससे भिन्न था। जी। तो शुरू के दिन में ऑलमोस्ट डायलॉग ऑफ डेफ पॉलिटिकल मास्टर्स एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे उसके बीच में था। तो एक तरफ तो जनतांत्रिकरण हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, मगर स्टेट कोलैप्स कर गया। बाद के दिन में नीतीश कुमार जब चीफ मिनिस्टर बने 2005 में, उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, शासन तंत्र को एस्टैब्लिश करने का कोशिश किया। और एक जो कारण था लालू प्रसाद जी के समय जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट रिट्रीट में था, उसका ये भी कारण था कि 10th और 11th फाइनेंस कमीशन में जो बिहार को जो भी पैसा मिलना था, वो प्रोजेक्शन से करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया कम मिला। और 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो पहला 12th फाइनेंस कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। पहला जो 3 साल में करीब 12,000 करोड़ ज़्यादा मिला, जो प्रोजेक्शन से ज़्यादा था। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने में। ठीक है। और जो ग्रोथ स्टोरी बिहार में 2005 के बाद जो शुरू हुआ, उसमें फाइनेंस कमीशन ड्रिवन जो पैसा मिला बिहार को, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ साथ एनडीए के साथ जो एनडीए का जो फॉर्मेशन था, बीजेपी के साथ जो सरकार थी पहला 7 साल, उसमें सुशील कुमार मोदी फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय रिसोर्स जनरेशन का जो स्ट्रैटेजी था बिहार में, जो इंटरनल रिसोर्सेज, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल था। शुरू के दिन में बिहार का इंटरनल रिसोर्स करीब 2-3 हज़ार करोड़ था, बाद में करीब 20,000 करोड़ हो गया अभी के समय। जी। तो ये भी एक हेल्प किया रिसोर्सेज, एक शासन तंत्र का अथॉरिटी को बिहार में इस्टेब्लिश करने में। ठीक है फैज़ान साहब, आप लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 25 सालों की, उसमें पहले 15 साल और बाद के 10 साल,
उसमें बिहार को आप कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं ज़रा से आपसे जो आपने बात जहाँ से शुरू की, मैं उससे थोड़ा डिफर कर रहा हूँ। जी। आपने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू यादव और राबड़ी देवी का जो राज रहा उसमें कोई काम नहीं हुआ, और उसके बाद क्या। मेरा कहना यह है कि 1980 की दहाई के शुरू से ही बिहार में डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस की गवर्नमेंट ही रही है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसके बावजूद रही, चीफ मिनिस्टर बदलते रहे, और जिसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट का कोई अच्छा काम नहीं हुआ, जो शायद 70 से पहले हुआ हो। अब 2005 से लेके 2015 तक की बात की, जो 10 साल नीतीश कुमार का रहा, जिसमें 8 साल तकरीबन 8 साल वो बीजेपी के साथ रहे, एनडीए का वो की हुकूमत रही, और उसके बाद फिर 9 महीना जीतन राम मांझी रहे, और उसके बाद फिर ये नीतीश कुमार। ये सही है कि इन 10 सालों में तरक्याती काम काफ़ी हुए हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ बने, और ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर, रोड, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सेक्टर्स में अच्छा काम हुआ है। ये भी सही है कि पिछले 2 सालों में उतने काम नहीं हो सके जितने के एक्सपेक्ट किए जा रहे थे नीतीश कुमार से, यानी बीजेपी से हटने। उसकी वजह ये नहीं है कि बीजेपी हट गई, उस काम रुक गए, बल्कि उसकी वजह ये है कि नीतीश कुमार भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का शिकार हो गए, और उनको आरजेडी से और कांग्रेस से मदद लेने की ज़रूरत पड़ गई, और उसकी वजह से उन दोनों पार्टियों को भी खुश रखना है, काम भी करवाना है, तो उसमें ये डेवलपमेंट उसमें कहीं ना कहीं विक्टिम बना है। पुष्पराज जी, आप इस स्थिति का किस तरह से आकलन करते हैं? क्या बिहार में वाकई विकास शुरू हुआ है, जो कहा जाता था कि 15 साल पहले नहीं था या नहीं के बराबर था, और अब जैसा फैजान साहब कह रहे हैं कि तरक्याती काम शुरू हुए हैं, सड़कें बननी शुरू हुई हैं, अस्पताल बन रहे हैं, अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं? देखिए, जो पहले का 15 साल था जी, उसको भी जिस तरह से जंगल राज की तरफ प्रचारित किया गया, वह एक किस्म की अलग किस्म की मानसिकता रही कि मंडल कमीशन का आपने देखा विरोध हुआ, और मंडल कमीशन में सड़कें कितनी बनी और किस तरह की तरक्कियात हुए वो थोड़े कम हुए, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ, जो पिछड़ी जातियों का जागरण हुआ, जो अवेयरनेस हुआ, उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। और यह जो 10 वर्ष है, इस 10 वर्ष को भी आप उस मंडल कमीशन से जो सरकार आई है, जो जिस लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार सब लोग साथ थे, वीपी सिंह को खामियाजा भी उठाना पड़ा, तो जो मंडल का वह फेज 2 आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अभी जब चीज़ें जंगल राज बार बार दोहराया गया कि जंगल राज कहा था नीतीश कुमार ने, और फिर जंगल राज कहने जिसको कहा था उसी के साथ क्यों जा रहे हैं, तो अभी लालू जी ने कहा है कि यह मंडल का पार्ट 2 होगा महागठबंधन के साथ। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि गुड गवर्नेंस, जो सुशासन कहा गया, कुछ चीज़ें तो सुधरी बिहार में, तमाम चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बेटर हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो लालू प्रसाद के साथ गठबंधन किया है, जिसको महागठबंधन कह रहे हैं, वह उसी मंडल की राजनीति का एक अगला चरण है। ठीक। अमरनाथ तिवारी साहब, आप किस रूप में देखते हैं इस 25 साल के बिहार के सफर को? जी देखिए, मेरा मानना थोड़ा सहवाल साहब एकेडमिक इनपुट दे रहे थे और बाकी लोग सारे डिस्कशन को मंडल और इस तरह से जोड़ रहे हैं। शायद आपका क्वेश्चन विकास को लेकर के है, 15 साल और 10 साल में जो विकास हुआ। मानना यह है कि एक जनरल परसेप्शन था कि पिछले आरजेडी का जो 15 साल 90 से लेकर 2005 का जो शासन था, बिल्कुल कोलैप्स था, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब पुष्पराज जी का कहना है कि वो गरीबों को, दलितों को वॉइस मिला, ये बात सही है, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस हुआ वॉइस, लेकिन उससे डेवलपमेंट का कोई नाता नहीं था, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे आम जनता प्रभावित हो। 10 साल जब ये एनडीए की सरकार आई, यानी 2005 नवंबर में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने काम करना शुरू किया। इनका अब ये कंपैरिजन होता है पिछले रिजीम से कि लालू प्रसाद आरजेडी का जो रिजीम था वो नीतीश कुमार ने कितना काम किया। अगर आप उस कंपैरिजन को देखते हैं तो काम तो दिखता है, सड़कें बनी, स्कूल्स में स्कूल बिल्डिंग्स बनी,
लेकिन डेवलपमेंट ऐसा जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो डेवलपमेंट फिर भी मेरा इस पर क्वेश्चन मार्क है कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अप टू द मार्क, बिल्कुल अप टू मार्क नहीं हुआ। जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे स्टेट से, पब्लिसिटी हुई, टर्न अराउंड वर्ड मीडिया में आने लगा, वो सब कुछ हुआ, नीतीश कुमार के रिजीम में चला। हाँ, सड़कें बन गई, अच्छी सड़कें बनी और स्कूल्स बने, लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस हुआ, किडनैपिंग रुक गई जो एक चर्चित केस था 2005 के पहले। अब विकास ठीक है, विकास एक रफ्तार हुआ, लेकिन आप कहते हैं कि जब सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो, आप वहां पर एक ईंट भी रख दें तो वो डेवलपमेंट का काउंट करते हैं लोग। शायद वो सिस्टम 2010-5 के बाद यही हुआ मेरे समझ। शैबल जी, आपसे बात हो रही थी और आपने कहा कि 1947 के बाद का जो एरा था उसे बेस्ट गवर्नेंस के नाम से कहा जाता था बिहार में, लेकिन बकौल आपके जो पॉल एपेलबे थ्योरी है वो सही नहीं था और उस वक्त में भी उतना काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और बाद के दिनों में तो और हालात बद से बदतर होते चले गए। अभी जैसा तिवारी जी कह रहे हैं, बहुत सही बात कही कि अगर हम देश के दूसरे हिस्सों से कंपैरिजन करें तो लगता है कि बिहार अलग थलग सा पड़ गया है। हालांकि सड़कें कुछ बेहतर हुई हैं, कुछ बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं कि अभी जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है और विकास का जो मॉडल होना चाहिए वो दिख नहीं पा रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, बिहार का अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा जी, तो बिहार में इंडिपेंडेंस के पहले भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अच्छा, इंडिपेंडेंस के पहले जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो डेवलपमेंट का लेवल था वो काफ़ी हाई था। अगर आप बंगाल प्रेसिडेंसी को भी देखें तो बंगाल प्रेसिडेंसी में भी बिहार सबसे पीछे था। 1912 तक उसी का हिस्सा था। हाँ, तो एक कारण है कि ये परमानेंट सेटल एरिया था, यहाँ पर जमींदारी सिस्टम था, यहाँ टैक्सेस फिक्स था फॉर 100 ईयर्स 200 ईयर्स। रैतवाड़ी एरिया जो साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में था वहाँ टैक्सेस फिक्स नहीं था, वहाँ सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशंस होता था और टैक्स लिया जाता था जी, जिसके चलते वहाँ का सरकार इन्वेस्टमेंट भी किया, चाहे वो रोड्स में हो, कैनाल में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो। यहाँ पर चूंकि परमानेंट सेटलमेंट था, अंग्रेज शुरू में आए तो उनको इमीडिएटली टैक्स का जरूरत था, वो परमानेंट सेटल कर लिए। तो यहाँ पर टैक्स का जो जनरेशन होना चाहिए था नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ विकास नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। दूसरा कि सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशंस यहाँ नहीं होता था क्योंकि जमींदार को टैक्स फार्मिंग दे दिया गया। तो सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशंस होने से गवर्नेंस का प्रेजेंस रूरल एरिया में होता है, जो नहीं रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के पीरियड में भी जो जमींदारी जरूर खत्म किया गया, मगर लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पर फ्रेट इक्वलाइजेशन के चलते जो इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंस के पहले भी आया था, मान लीजिए टाटा इंडिपेंडेंस के पहले इसलिए आया था क्योंकि यहाँ फ्रेट इक्वलाइजेशन नहीं था। यहाँ जो फ्रेट इक्वलाइजेशन हुआ कोल, सीमेंट और आयरन ओर में, इसके चलते यहाँ इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। और उस तरह से जैसे कॉटन में जो फ्रेट इक्वलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो कपड़ा का इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया। इसके साथ ही ये भी एक सच्चाई है कि झारखंड बनने से पहले तक 40% जो पूरे देश का मिनरल रिसोर्सेज था वो बिहार में था, उसके बावजूद क्यों नहीं डेवलपमेंट? नहीं, जो डेवलप नहीं किया इसलिए कि 40% मिनरल रिसोर्स रहने के बावजूद भी फ्रेट इक्वलाइजेशन बहुत बड़ा हिंड्रेंस का काम किया, जिसके चलते हम लोग डेवलप नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि बिहार वॉज ए गुड गवर्न स्टेट। एपलबे ने ये बात कभी नहीं कहा था। हाँ, एपलबे 2 रिपोर्ट लिखे थे, एक मैक्रो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया पर और एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज पर। बिहार का उसमें कोई जिक्र नहीं है। ठीक, फैजान साहब, अगर हम बात करें एजुकेशन की तो कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर, खास करके हायर एजुकेशन का, तो बहुत ही ख़राब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय अब कायम किया गया है, मगर वो एक अभी शुरुआत है और उसके नतीजे आने में शायद अभी बरसों लगेंगे। आपका क्या मानना है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है, वो किस अवस्था में है? देखिए, अभी तिवारी जी जो जिक्र कर रहे थे कि देश के दूसरे हिस्सों में जितनी तरक्की हुई उतनी बिहार में नहीं हुई, कि वो ईंट भी अगर एक रख दी गई तो उसको भी तरक्की की निशानी माना गया, ये कहना सही है। लेकिन इसको इस कंटेक्स्ट में भी देखा जाए कि जहां पिछले 15-20 सालों में कोई काम नहीं हुआ हो, कोई तरह के काम नहीं हुआ, वहां अगर एक गवर्नमेंट आती है, वो शुरू करती है, तो वो
जिसको कहते हैं स्क्रैच से शुरू करना, वो स्क्रैच से शुरू किया गया। तो इसलिए वो दूसरों से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने तालीम की बात कही, स्कूलों में ख़ासतौर से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में मैंने खुद देखा है कि पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है, मास्टर नहीं है। जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो स्टूडेंट भी नहीं है। जो बच्चे आते भी थे वो भी चले गए क्योंकि मास्टर ही नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए। बच्चे आके दिन भर बैठे रहते थे, मास्टर साहब लापता। अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ तक कि छत नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कुछ भी, मतलब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ के एक शुरुआत हो सके तालीम की। तो वैसी हालत में तालीम का में पिछड़ापन तो बहुत ही नेचुरल बात है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर ये हालत थी तो फिर हायर एजुकेशन की बात करना तो और भी शैबल साहब कुछ कह रहे थे। मैं तिवारी जी और फैजल साहब का बात से एग्री कर रहा हूँ। उसको समझने के लिए एक बात समझना होगा कि जो भी दूसरे स्टेट से, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट था, वो इंडिपेंडेंस के पहले ही एक सर्टेन बेंचमार्क एज्यूम कर लिया था और इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पर लैंड रिफॉर्म और कई तरह का रिफॉर्म्स हुआ। बिहार इंडिपेंडेंस के पहले भी बेंचमार्क नहीं बना सका और इंडिपेंडेंस के बाद भी बना नहीं सका। यहाँ पर जो बेसिक चीज होना चाहिए, जो लैंड रिफॉर्म का होना चाहिए या जो बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का जो होना चाहिए, यहाँ नहीं हो पाया। ठीक, पुष्पराज जी, बात हो रही है बिहार के विकास की, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़े पैकेज की घोषणा की गई, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने भी कहा कि साहब हम इस तरह का बिहार बनाएंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। क्या आपको लगता है कि ये एक चुनावी नारे हैं या इसके जरिए से वाकई इस राज्य की हालत बदल सकती है? देखिए, चुनाव तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जरूर मानना चाहिए कि कुछ बेहतरी होगी और हम भी चाहते हैं कि हर बार जब लोग वोट देते हैं तो उसी तरह से वोट दें। जिस तरह से कोई सामान खरीदते हैं तो बेहतर सामान अपने घर लाना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी यह अकल आ नहीं पाई है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जैसे बताया मंडल का, तो मंडल प्रभावित जातियों का इस्तेमाल लालू प्रसाद जी ने किया था, उन्हीं का इस्तेमाल नीतीश जी ने किया। अब जो प्रधानमंत्री बना मुख्यमंत्री की लड़ाई जब हो गई तो लोग यह सोचते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो अच्छा ही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तुमको बहुत अच्छी दुनिया देंगे, तो ऐसे में एक लोग तुलना कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का नूतन भारत लें या नीतीश कुमार जी का सुंदर बिहार लें। तो बस इसी तरह से लोग तुलना कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं। जी। अमरनाथ तिवारी साहब, बात जो विकास से शुरू हुई थी वो फिर आरक्षण, बीफ, जातिवाद और अब दाल के भाव पे आके टिक गई। इस सब में जो चर्चा थी, जो बहस थी विकास की, वो कहीं पीछे रह गई। तो क्या आपको लगता है कि वाकई बिहार में जो कहा जाता है कि साहब जातिवाद और ध्रुवीकरण और गठबंधन इसी आधार पर जीतते हैं कि जो जातिगत समूह जिस अंदाज में वोट करते हैं, या उसमें विकास भी कहीं लोगों के जहन में रहता है? तो देखिए, जाति एक सच्चाई है बिहार के लिए। सहवाल साहब ने भी कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे, पुष्पराज जी, कि कुछ 2-3 दिन पहले इन्होंने राइटअप भी किया, उसमें जिक्र किया इस चीज़ का। जाति एक सच्चाई है बिहार की। और आप पॉलिटिकल पार्टीज का जो लिस्ट है कैंडिडेट्स का, आप उसको थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लें तो वो आपको पता चल जाएगा किसी पार्टी ने छोड़ा नहीं है इस फैक्टर को, जाति के फैक्टर को, चुनाव में टिकट देने के हिसाब से। तो वो तो है। अब विकास चूंकि एक मुद्दा इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है कि वो डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि भाई जाति पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये थोड़ा डेरोगेटरी टर्म है। लेकिन बिहार में लोग जानते हैं कि विकास पर चुनाव शायद नहीं होता है, वो जातिगत ही गोलबंदी ही होती है लास्ट में, और जाति पर ही चुनाव, खास करके असेंबली और पंचायत के इलेक्शंस में वो वोट होता है। अब नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि 10 साल में हमने विकास के कुछ काम किए हैं, इसका मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसको लेकर के वो इलेक्शन में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमने क्या किया और क्या करने वाले हैं, बिजली लाने वाले हैं और सारा चीज़। उनका भी पैकेज प्रधानमंत्री से अधिक का पैकेज आया, 2.70 लाख करोड़ का आया।
जो प्रधानमंत्री ने 1.5 लाख करोड़ का किया था। तो ये होड़ भी मचा बीच में कि हम आपसे ज्यादा विकास पुरुष हैं और चुनाव विकास पर ही हम लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव बिल्कुल जाति पर होती है और जातिगत गोलबंदी ही एक मेजर फैक्टर होता है चुनाव में। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और मैं आप सबसे ही संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहूँगा कि शहबाल जी, इस चुनाव के बाद हम क्या उम्मीद करें कि बहस वही रहेगी कि साहब डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, पिछड़ों को, दलितों को राजनीतिक शक्ति मिल रही है, या ये कि उनकी हालत सुधरने का भी कोई काम होगा? देखिए, एक बात मैं रखना चाहूँगा जी कि हमारे यहाँ भले ही लेट से, मगर जो साउथ वेस्टर्न इंडिया का जो पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी था वो बिहार में अब दिखाई पड़ रहा है। एक तो डेमोक्रेटाइजेशन है, एक मल्टी कास्ट सोशल मूवमेंट भी इमर्ज कर रहा है, मगर यहाँ अभी भी सब नेशनल आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। इसलिए बिहार में हिस्टोरिकल कारण से 1857 का गदर के चलते, जब यहाँ बिहार सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, यहाँ मैक्सिमम रिप्रेशन हो गया। यहाँ वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन से लोग अपने को अलग रखें, इसीलिए यहाँ पर दो ही आइडेंटिटी रहा, कास्ट आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी। मगर अब जो बिहार में दिखाई पड़ रहा है, एक सब नेशनल आइडेंटिटी भी इमर्ज कर रहा है। बिहार में जो बाहरी और बिहारी का जो कॉन्सेप्ट है, हमको लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट आज से ऑलमोस्ट 50, 60, 100 साल पहले सदर्न इंडिया में हुआ था, अब बिहार में बहुत छोटा रूप से। इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब? जो सब नेशनलिज्म एसेंशियली जो होता है, एक सेंस ऑफ प्रोविंशियल ओनरशिप। बिहार में सेंस ऑफ प्रोविंशियल ओनरशिप था ही नहीं। जैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन हो गया, कोई प्रोटेस्ट बिहार से नहीं हुआ, बिहार को बांट दिया गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ प्रैक्टिकली। ये चीज दूसरे स्टेट्स में संभव नहीं है, क्योंकि वहां एक सब नेशनल फीलिंग है। जी, और तो संक्षेप है जो मेरा सवाल था। इसलिए अभी उसी परिप्रेक्ष्य में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेटाइजेशन का तो प्रोसेस चलेगा, डेवलपमेंट को भी अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक, डेवलपमेंट और डेमोक्रेटाइजेशन, जिसको लोग कास्ट कहेंगे, हम उसको कास्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डेमोक्रेटाइजेशन, सोशल डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेवलपमेंट, दोनों कन्वर्ज अब करेगा बिहार। फैजान साहब, जो पिछले 10 साल से जो भी विकास का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो अब ऐसी चीज हो गई है कि उसको बदला नहीं जा सकता, कोई भी सरकार आए, या ये कि बात फिर वहीं पिछड़े और अगड़े के गोलबंदी में रुक जाएगी, आरक्षण बनाम बीफ पे आके खड़ी हो जाएगी? नहीं, अगड़े पिछड़े की गोलबंदी ये तो होती रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सभी लोग इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि कास्ट यहाँ की एक आइडेंटिटी भी है और सच्चाई भी है। लेकिन ये जो पिछले 10 साल ही कहेंगे, 10 साल में जो भी डेवलपमेंट के जो काम हुए वो पब्लिक को भी पसंद है। पर कौन नहीं चाहेगा कि हमारे गांव में सड़क बने, हमारे गांव में कम्युनिटी हॉल बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, सब कोई चाहता है। आज भी हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा डेवलपमेंट ना हो के कास्टिज्म ज़्यादा हो, लेकिन पब्लिक के दिलो दिमाग में डेवलपमेंट छाया हुआ है और वो चाहते हैं कि जो भी हमारा एमएलए एमपी जीत के जाए वो यहाँ का डेवलपमेंट करे। ठीक, अभी मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। अब मेरे पास समय की कमी है, मुझे पुष्पराज जी के पास जाना पड़ेगा। पुष्पराज जी, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 16 माह हुए हैं, उसमें भी विकास की और बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी। लेकिन उसमें लगा कि राज्य सरकार को लोगों ने नहीं सुना, केंद्र सरकार को सुना। मगर अब शायद लोग कह रहे हैं कि जो कहा गया था, जो वायदे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी जो बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, बिहार के चुनाव को देश का चुनाव समझना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि लोग जात के आधार पर वोट कर रहे हैं, लेकिन जब आप धर्म के आधार पर लोगों से वोट मांगना चाहते हो तो लोग सोचते हैं, अरे जात के आधार पर तुमने वोट किया तो अच्छा ही था। तो देश में जो दिल्ली से घटनाएं हो रही हैं, कलबुर्गी की हत्या या दादरी का गोमांस का मसला, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, आप सम्राट अशोक पर डाक टिकट जारी करते हैं, सम्राट अशोक की जाति यहाँ खोज रहे हैं। इन सारी चीज़ों से बिहार की जनता समझ रही है और अपना एक निर्णय ले रही है और लग रहा है कि विवेकपूर्ण फैसला करेंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से बेटर चुनाव करेंगे। तिवारी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी कि क्या वाकई
कोई निर्णायक नतीजे की उम्मीद करें हम बिहार के इन चुनावों में? जी बिल्कुल, ये बिहार का चुनाव नहीं बल्कि पूरे देश का चुनाव हो गया। फोकस बिहार पर सारे देश का हो गया, क्योंकि बाहर कोई दूसरा डेवलपमेंट हो नहीं रहा है स्टेट को छोड़ करके। आप देखिए मीडिया के भी लोग यहाँ कैंप कर गए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता कैंप कर गए। तो बिहार एक फोकस में आ गया है और निर्णायक चुनाव हो रहा है, और आगे देखना यह है कि अब इसमें जीत किसकी होती है। हर पॉलिटिकल जो ब्लॉक है, एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए और नीतीश लालू लेड ग्रैंड अलायंस, ये अपनी अपनी कोशिश में अपने अपने इश्यूज को भुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन शायद जनता समझ रही है, और जिस ढंग का फर्स्ट फेज का पोल हुआ है, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग विथ नो क्लियर आइडिया। अपने अपने पार्टी पॉलिटिकल ब्लॉक्स अपने अपने पक्ष में दावे कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जनता जो है, वोटर जो है, अपना मन बना चुकी है और उस हिसाब से वो वोट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ तिवारी जी, पुष्पराज जी, फैजान साहब और शैवल दास गुप्ता साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बिहार के चुनावों के नतीजे जो भी हों, लेकिन यहाँ जो विकास की बात अब आम आदमी के मानस में बैठ गई है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उस पर किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का असर नहीं होना चाहिए, और बिहार को भी उसी तरह से विकसित होना चाहिए जैसे देश के अन्य राज्य हैं। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।